Hello and welcome. This is the fourth part of chapter Indian politics, trends and developments. In the third part, I have already explained about NDA 1 and NDA 2 and UPA 1 and UPA 2 governments. And now in this part, I am going to discuss about NDA third and NDA fourth government जो कि 2014 एंड 2019 में आई थी. सो लेट्स बिगिन. एनडीए थर्ड गवर्नमेंट जो कि 2014 में इलेक्ट होकर आई थी और एनडीए फोर्थ गवर्नमेंट जो कि 2019 के जनरल इलेक्शन में चुनकर आई थी. 2014 के जनरल इलेक्शन में इंडियन पॉलिटिक्स में एक लंबे समय बाद मेजर चेंज आता है. लगभग 30 साल बाद कोई गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सेंटर में पावर में आई थी. और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनडीए अलायंस बीजेपी के द्वारा फॉर्म किया गया था 1998 में, जिसमें बीजेपी के अलावा कुछ रीजनल पार्टियां शामिल थी. तो ये प्री इलेक्शन से पहले बनाया गया एक अलायंस था जिसने 1998 में और 1999 में सरकार बनाई थी, जिसे हम पार्ट 3 में एनडीए 1 और एनडीए 2 में देख चुके हैं. और अब इसी एनडीए की गवर्नमेंट बनती है 2014 में, जिसे हम कहेंगे एनडीए थर्ड, जिसमें बीजेपी एक मेजर पार्टी के रूप में है और इसके अलावा इस अलायंस में अदर रीजनल पार्टियां भी शामिल हैं. तो इस तरह 30 साल बाद किसी पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की थी अपने दम पर. देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है टोटल सीट्स का 50% प्लस 1, और 50% प्लस 1 कितना हुआ 273. और अकेली बीजेपी ने हासिल की थी 282 सीट्स इस इलेक्शन में. 282 सीट्स बीजेपी ने 2014 के इलेक्शंस में हासिल की थी. तो इस तरह बीजेपी ने अकेले अपने दम पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इस इलेक्शन में हासिल की थी. और एनडीए की अगर हम बात करें तो ह्यूज मेजॉरिटी एनडीए ने हासिल की थी. एनडीए मीन्स बीजेपी और इसके घटक दल, इन सभी ने मिलाकर जीती थी टोटल 336 सीट्स. तो इस तरह अच्छी खासी मेजॉरिटी एक लंबे समय बाद किसी पार्टी को मिली थी, जो कि एक मेजर चेंज था इंडियन पॉलिटिक्स में. और ये चेंज एक लंबे समय बाद करीब 30 साल बाद इंडियन पॉलिटिक्स में आया था. एक लंबे समय बाद एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पावर में आई थी. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक पावरफुल गवर्नमेंट ही अपनी पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को मजबूती के साथ लागू कर सकती है. जिसे मोदी जी के द्वारा जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम लागू किए गए हैं उसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा बड़ी मजबूती के साथ डिसीजंस लिए गए हैं. देश को एक नई दिशा दी गई है और डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए बड़ी मजबूती के साथ ज़मीनी स्तर पर बदलाव किए गए हैं. तो इस तरह एनडीए थर्ड जो कि 2014 में पावर में आई, ये प्रीवियस कोएलिशन से बिल्कुल अलग थी. एनडीए 1 एंड एनडीए 2 या फिर यूपीए 1 एंड यूपीए 2 की अगर हम बात करें तो इन कोएलिशंस में जो इनकी लीडिंग पार्टीज़ थी उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, और वो डिपेंड्स थी कोएलिशन की अदर पार्टीज़ पर. जैसे कि एनडीए 1 की अगर हम बात करें तो उस समय बीजेपी के पास थी कुल 182 सीट्स और एनडीए के पास कुल मिलाकर थी 286 सीट्स. इसी तरह एनडीए 2 में भी बीजेपी के पास थी कुल 182 सीट्स और इसकी अदर पार्टीज़ को मिलाकर मतलब एनडीए के पास कुल 269 सीटें थीं, जिसमें इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. तेलुगु देशम पार्टी की 29 सीट्स का सपोर्ट इन्हें मिला था. इसी तरह यूपीए 1 में जो है कांग्रेस के पास थी कुल 145 सीट्स. इसके अलायंस को मिलाकर मीन्स यूपीए के पास थी कुल 335 सीट्स. यूपीए 2 में भी कांग्रेस के पास थी कुल 206 सीट्स और यूपीए के पास थी कुल 322 सीट्स. जबकि अब जो एनडीए थर्ड है, एनडीए थर्ड जो था उसमें अकेली बीजेपी के पास ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 10 सीटें ज़्यादा थी. मतलब यहाँ रियलिटी में देखा जाए तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अदर किसी भी पार्टी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन चूंकि एनडीए अलायंस इलेक्शन से पहले ही बना हुआ है तो अदर पार्टियां भी यहाँ
जो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए जिनको मिलाकर बनता है, उनको यहाँ मिलती हैं टोटल 336 सीट्स, 336। तो इनको मिलाकर बीजेपी अपने कानून पार्लियामेंट में इजीली पास करा सकती है। और बीजेपी चूँकि यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, तो यहाँ बीजेपी अदर पार्टीज़ के प्रेशर में नहीं आएगी। कोई पार्टी उससे ये नहीं कह सकती है कि अगर बीजेपी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपना समर्थन वापस ले लेगी, क्योंकि अकेले बीजेपी के पास यहाँ फुल मेजॉरिटी है। तो यहाँ गवर्नमेंट पूरी तरीके से सेफ है, यहाँ वो किसी के दबाव में नहीं है। जबकि पहले वाली कोalition गवर्नमेंट को ये खतरा था कि अगर उनका कोई घटक दल नाराज़ हो गया तो वो अपना समर्थन वापस ले सकता है और सरकार गिर सकती है। तो वहाँ लीडिंग पार्टी अदर छोटी छोटी पार्टीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड्स थी। उनमें से किसी एक के भी नाराज़ होने पर सरकार के गिर जाने का खतरा बना रहता था। जैसे कि 1999 में जयललिता की AIADMK के द्वारा समर्थन वापस लेने पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 महीने में ही गिर गई थी। तो इस तरह का खतरा प्रीवियस कोalitions गवर्नमेंट पर बना रहता था, जो कि अब 2014 में एक मेजर चेंज आया है। सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition politics, which could be seen from one party lead coalition to one party dominated coalition. तो एक मेजर चेंज था, ये वन पार्टी लीडिंग कोalition नहीं था, बल्कि ये वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition था, क्योंकि बीजेपी यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी। इसके अलावा 2019 के इलेक्शंस में भी बीजेपी और ज़्यादा मजबूती के साथ पावर में आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस बार अकेले बीजेपी को मिलती हैं कुल 303 सीट्स, जबकि 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी को कुल कितनी सीट मिली थी? बीजेपी को तब मिली थी कुल 282 सीट्स। तो अब 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी को पहले के मुकाबले 21 सीटें ज़्यादा मिलती हैं। जबकि टोटल एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए को मिली थी 2019 के इलेक्शंस में कुल 353 सीट्स आउट ऑफ 543, जो कि एक ह्यूज मेजॉरिटी है और एक लंबे समय बाद किसी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीट्स मिली थी। इसके पहले 1984 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो इलेक्शंस हुए थे, उनमें कांग्रेस को इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की वजह से काफ़ी सिंपैथी मिली थी, जिस वजह से उस समय कांग्रेस को मिली थी कुल 404 सीट्स। और उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 1984 के बाद 2019 में जाकर किसी पार्टी को यहाँ या फिर कहें किसी कोalition को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, जिसमें कुल 353 सीट्स एनडीए को मिली, जो कि एक ह्यूज मेजॉरिटी है। और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी को जिस तरह की ह्यूज मेजॉरिटी मिली, उसमें सोशल साइंटिस्ट ने इसे बीजेपी सिस्टम का नाम दिया है। जिस तरह हमने पार्टीजन पार्टी सिस्टम वाले चैप्टर में कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें सेंटर में भी और स्टेट्स में भी कांग्रेस एक लंबे समय तक मजबूती के साथ रही, तो ठीक वैसे ही अब जो समय चल रहा है, या कहें 2019 के इलेक्शन के बाद का समय, इसे सोशल साइंटिस्ट ने बीजेपी सिस्टम का नाम दिया है, क्योंकि इस समय सेंटर में भी और ज़्यादातर स्टेट्स में भी बीजेपी की सरकारें हैं। तो इस तरह एक समय जब कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम नज़र आ रहा है वो बीजेपी सिस्टम है। तो इस तरह एक मेजर चेंज इंडियन पॉलिटिक्स में आया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी मजबूती के साथ पावर में है, उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लगभग 2/3 सीट्स उसके पास हैं, जिसकी वजह से वो कोई लॉ पास कराना हो या कोई टफ डिसीजन लेना हो, सरकार ये सभी ह्यूज मेजॉरिटी होने की वजह से इजीली कर सकती है। और इस तरह से 2014 के बाद की इंडियन पॉलिटिक्स ने भी एक शिफ्ट लिया, उसमें एक बदलाव देखने को मिला, फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। तो इस तरह गवर्नमेंट का फोकस अब डेवलपमेंट और गवर्नेंस की तरफ है। जैसे कि एनडीए 3 का जो स्लोगन था वो था सबका साथ सबका विकास, और इसी स्लोगन के बेस पर एनडीए 3 वेरियस स्कीम्स अडॉप्ट करती है, जिसमें बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं। देखिए, स्कीम्स तो प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा भी लाई जाती रही हैं,
लेकिन जिस रेवोल्यूशनरी तरीके से इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह से इन्हें प्रचारित किया गया, वो एक डिफरेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा इन सभी स्कीम्स के बारे में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि स्वच्छ ईंधन क्लीन फ्यूल पहुंचाने की योजना है टू एवरी हाउस होल्ड। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जिसका हिस्सा आप सभी बन चुके हैं, हम सभी ने इसमें भाग लिया है। जनधन योजना जिसमें जीरो बैलेंस पर सभी के खाते खोले गए, बैंक में अकाउंट खोले गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान भारत योजना, ये सभी योजनाएं इस समय चल रही हैं और सब लोगों ने भी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। और अगर इनका सक्सेस रेट देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। All these schemes intended to take administration to the doorstep of the common man by making the rural households, particularly the women, real beneficiaries of the central government schemes. तो इस गवर्नमेंट की जो खास बात रही है वो ये कि जिस तरह से ये गवर्नेंस को डोर स्टेप तक लेकर गए हैं वो एक बड़ा अचीवमेंट है। देखिए स्कीम्स तो पहले की गवर्नमेंट की भी होती थी, लेकिन लोग बहुत हद तक उन स्कीम्स से अनजान रहते थे और वो स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। इस गवर्नमेंट में बीजेपी का ये प्रयास रहा है कि इन स्कीम्स का फ़ायदा लोगों तक पहुंचे। स्कीम्स ऐसा ना हो कि वो पहले की गवर्नमेंट की तरह सिर्फ पेपर्स पर ही रह जाएं, बल्कि इन स्कीम्स का फ़ायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा प्रयास बीजेपी का रहा है। इनके इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है जो कि इस गवर्नमेंट को अलग करती है प्रीवियस गवर्नमेंट से। तो जिस तरह से इफ़ेक्टिवली ये स्कीम्स लागू की गई उनका परिणाम ये रहा कि बीजेपी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में और ज़्यादा मजबूती के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ पावर में आई। गवर्नमेंट को लगभग 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में मिली एंड वोटर्स अक्रॉस स्टेट्स कास्ट्स क्लासेस कम्युनिटीज़ जेंडर एंड रिलीजियस। देखिए अगर किसी गवर्नमेंट को 353 सीट्स मिल रही हैं और अकेली किसी एक पार्टी को 303 सीट्स मिल रही हैं, तो ये मानकर चलिए कि किसी एक कास्ट, किसी एक कम्युनिटी या एक क्लास से उसे सपोर्ट नहीं, बल्कि जो वोट उसे मिले हैं ये अक्रॉस कास्ट क्लास कम्युनिटीज़ जेंडर एंड अक्रॉस रिलीजन से उसे ये वोट्स उस पार्टी को मिले हैं। हर तरफ से, हर सेक्शन से उसे ये वोट मिले हैं, तभी उस पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। एंड बीजेपी लीड एनडीए गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड एट करंट चेंज विद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो 2019 के इलेक्शंस में सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलने का नारा, सबके विकास विश्वास की बात बीजेपी के द्वारा की गई। तो ये कंटेंट था जो सीबीएसई के द्वारा आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और जो एमसीक्यूज़ पर 1 मार्क क्वेश्चन को लेकर आपकी डिमांड आ रही हैं, उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एमसीक्यूज़ पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो इसे हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।